गुड मॉर्निंग। शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है बच्चों पिछली क्लास में हमने प्रकाश, प्रतिबिंब और दृष्टि के बारे में पढ़ा था और इसके कुछ क्वेश्चन आंसर किए थे। आज हम इसकी बची हुई अभ्यास को कंप्लीट करते हैं। तो बच्चों पेज नंबर 116 पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। तो इनकी परिभाषाएं हमें बतानी है। पहली है प्रकाश की परिभाषा देनी है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, प्रकाश वह अदृश्य ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है और वापस हमारी आंखों तक पहुंचता है तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं और प्रकाश ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण रूप है। तो बच्चों यहाँ तक आपको पहले का आंसर करना है। अगली परिभाषा लिखनी है आपको अपारदर्शी वस्तु की। तो यहाँ से लिखेंगे, अपारदर्शी वस्तु का शेष परिवर्तित कर देती है, पूरी लाइन लिखेंगे। फिर है पारदर्शी वस्तु। इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, अपारदर्शी वस्तु अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ मात्रा को अवशोषित कर लेती तथा शेष परावर्तित कर देती है। और पारदर्शी की परिभाषा आप यहाँ से लिखेंगे, पारदर्शी वस्तु अपने ऊपर पड़ने वाले लगभग पूरे प्रकाश को अपने से होकर पार होने देती है तथा बहुत कम प्रकाश को परावर्तित करती है। तो ये यहाँ तक गा के तीसरे का आंसर, गा के दूसरे का आंसर आप ये लिखेंगे। अगला प्रश्न है चौथा, प्रकाश का सरल रेखीय संचरण। तो इसका आंसर लिखेंगे, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है, इसे लेके प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहलाता है। यहाँ तक करना है। पांचवा क्वेश्चन है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इसके लिए लिखेंगे, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है से लेकर वर्ण विक्षेपण कहलाता है, ये लिखेंगे। फिर है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप की परिभाषा में आप ये पूरा लिखेंगे, यहाँ तक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। अगले प्रश्न है, अंतर स्पष्ट कीजिए प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन में। तो इसका आंसर यहाँ लिखेंगे, ये वह घटना जिसमें प्रकाशीय माध्यम से दूसरे प्रकाशीय माध्यम में गमन कर रही प्रकाश की किरण पृष्ठ से टकराकर किसी कोण पर मुड़ जाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। और अपवर्तन क्या होता है, जो किरण आती है वो अपवर्तन कहलाती है। यानी लिखेंगे, आने वाली किरण प्रकाश की अपवर्तन किरण कहलाती है। फिर है आपतित किरण और परावर्तित किरण में अंतर बताना है। तो यही लिखेंगे, प्रकाश का वह किरण जो दर्पण पर पड़ती है आपतित किरण कहलाती है और वह किरण जो पृष्ठ से टकराने के बाद मुड़ जाती है परावर्तित किरण कहलाती है। फिर है प्रकाश का नियमित और अनियमित परिवर्तन। इसमें पहले लिखेंगे आप, दर्पण का पृष्ठ बहुत चिकना होता है, इसे लेकर नियमित परिवर्तन कहते हैं। उसके बाद में आप यहाँ से लिखेंगे, जब प्रकाश पुंज किसी वस्तु के असमतल पृष्ठ पर पड़ती है, इसे लेकर अनियमित परिवर्तन कहते हैं। फिर है वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। तो घा का फोर्थ, तो इसमें आप लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब से लेकर आभासी प्रतिबिंब कहते हैं तक। पूरी 3-4 लाइनें हैं, ये चारों लाइन लिखनी है आपको। उसके बाद है सत्य असत्य पर कथन पर सही का और असत्य पर असत्य लिखना है। पहला प्रश्न है, जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो ये वस्तु की सतह से टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाता है, सत्य कथन है। अगला कथन है, परावर्तित प्रकाश की मात्रा परावर्तन पृष्ठ के पदार्थ और उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है, सत्य। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है, असत्य। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, असत्य, नहीं प्राप्त किया जा सकता। पांचवा प्रश्न है, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती हैं तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं, सत्य। समतल दर्पण का प्रयोग आईने के रूप में होता है, सत्य। तो बच्चों यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ते हैं हमारा अगला चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर का नेम है वर्षा, गर्जन और बिजली, यानी रेन, थंडर एंड लाइटनिंग। बिजली ऊर्जा का एक रूप है जो आसानी से उपलब्ध है। बिजली से हमारे घरों में बल्ब जलते हैं, पंखे, फ्रिज, हीटर, सारी चीजें हम चलते हैं। बिजली विद्युत के प्रयुक्त शब्द इलेक्ट्रिसिटी की उत्पत्ति यूनानी शब्द इलेक्ट्रॉन से हुई है, जिसका अर्थ है अंबर। यूनानी दार्शनिक थेल्स 600 ईसा पूर्व ने गौर किया कि कहरूबा के टुकड़ों को ऊनी कपड़े से अगर रगड़ा जाए तो एक आश्चर्यजनक घटना घटित होती है। घर्षण के कारण अंबर में ऐसा गुण आ जाता है
यानी इलेक्ट्रॉन्स में ऐसा गुण आ जाता है जिससे ये हल्की वस्तुएं जैसे धूल, कण, सूखी घास, पंखुड़ियाँ आदि छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगती हैं, अर्थात अंबर विद्युतकृत हो जाता है। उन्होंने सोचा कि ये गुण केवल अंबर में होता है। आज हम जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के पदार्थों को रगड़कर विद्युतकृत या आवेशित किया जा सकता है। जब पदार्थ को दूसरे पदार्थ पर रगड़कर आवेश उत्पन्न किया जाता है तो इन आवेशों को स्थिर विद्युत या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। स्थिर विद्युत का अर्थ है वह विद्युत जो स्थिर अर्थात ब्राह्म अवस्था में हो। तार से होकर प्रवाहित होने वाला विद्युत गतिमान विद्युत है। इसे प्रवाहित विद्युत या करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। विद्युत आवेश की धारणा को समझने के लिए आइए कुछ क्रियाकलाप हैं उनको समझते हैं। देखो, आपको करना क्या है, किसी कंघी, कलम या गुब्बारे को बालों या ऊनी कपड़े से रगड़िए। अब इनमें एक बल उत्पन्न होता है तो वस्तुओं को आकर्षित और विकर्षित जो कर सकता है, इसे विद्युत का स्थैतिक बल या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। आप ये अपने घर पे भी करके देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जब कंघी या पेन को बालों के साथ ऊनी कपड़े से रगड़ा जाता है तो इसे विद्युत आवेशित कहते हैं। कुछ रोचक तथ्य दिए हैं, इन्हें भी समझ लेते हैं। विद्युत आवेश के कारण ही कमीज के कॉलर और कप्स बहुत गंदे हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घर्षण के कारण कॉलर और कप्स आवेशित हो जाते हैं और धूल कणों को आकर्षित करते रहते हैं। तो ऐसा होता है ना। नेक्स्ट है विद्युत आवेश के दो प्रकार। तो कौन कौन से प्रकार हैं, पढ़ते हैं। आपने देखा कि रगड़ने से वस्तु आवेशित हो जाती है। आइए निम्नलिखित क्रियाकलाप के थ्रू ये जानते हैं कि क्या सभी वस्तुएं एक ही प्रकार के आवेशित होती हैं। क्रियाकलाप है, एवोनाइट की छड़ को ऊन या फ्लोनेल से रगड़कर इसे एक धागे से लटका दीजिए। एवोनाइट की एक दूसरी छड़ को इस प्रकार रगड़कर धागे से लटके हुई छड़ के पास ले जाइए। आप देखेंगे दोनों छड़ें एक दूसरे को विकर्षित करती हैं, यानी एक दूसरे को धक्का देती हैं। अब कांच की एक छड़ को रेशम से रगड़कर आवेशित एवोनाइट की छड़ के पास ले जाइए। कांच छड़ एवोनाइट छड़ को आकर्षित करने लगती है, यानी कांच की छड़ एवोनाइट की छड़ को अपनी ओर खींचने लगेगी। आवेशित कांच की छड़ को धागे से लटकी एक दूसरी आवेशित कांच की छड़ के पास ले जाइए। दोनों एक दूसरे को विकर्षित करने लगती हैं, यानी एक दूसरे को धक्का देने लगती हैं, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है। इस क्रियाकलाप से ये स्पष्ट है, एवोनाइट और कांच की छड़ में एक समान आवेश नहीं होता, क्योंकि अगर एक समान आवेश होता तो वो एक दूसरे को धक्का देते, लेकिन नहीं, उन्होंने रिपेल नहीं किया, उन्होंने एक दूसरे को आकर्षित किया, अट्रैक्ट किया। अतः आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक एवोनाइट छड़ पर जो ऊन या फ्लोनेल के साथ में रगड़ने पर उत्पन्न होता है, दूसरा कांच की छड़ पर जो रेशम के साथ रगड़ने पर उत्पन्न हुआ। 18वीं शताब्दी के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन आवेशों का विशेष नाम दिया और कांच की छड़ पर स्थित आवेश को धनावेशित यानी पॉजिटिव चार्ज और एवोनाइट की छड़ पर स्थित आवेश को ऋणावेशित यानी नेगेटिव चार्ज का नाम दे दिया। अतः ये निष्कर्ष निकाला कि दो प्रकार के आवेश होते हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश। दो पिंडों पर यदि समान आवेश यानी धनावेश और ऋणावेश हो तो दोनों एक दूसरे को विकर्षित करती हैं, यानी अगर धनात्मक धनात्मक है तो भी एक दूसरे को विकर्षित करेंगी, ऋणात्मक ऋणात्मक है तो भी विकर्षित करेंगी। यदि दो पिंडों पर असमान आवेश यानी एक पर धनावेश और दूसरे पर ऋणावेश हो तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करने लगती हैं। तो ये हमने अभी एवोनाइट और कांच की छड़ के साथ में भी देखा। आवेश की जांच हम कैसे करेंगे, अब जानते हैं कि आइए देखते हैं कि विपरीत आवेश वाले पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आवेशित पिंड अनावेशित को भी आकर्षित करते हैं। उदाहरण के लिए आवेशित कंघी कागज के टुकड़ों को आकर्षित कर लेती है और जो अनावेशित हैं, इसीलिए किसी पिंड द्वारा आकर्षण से ये पता नहीं चलता कि दूसरा पिंड आवेशित है या अनावेशित। हालांकि यदि कोई पिंड किसी आवेशित पिंड द्वारा विकर्षित होता है या रिपेल होता है तो हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि पिंड आवेशित है, यानी पिंड पे कोई चार्ज आ गया है। आवेशित का मतलब उस पे कोई चार्ज आ गया है। अतः विकर्षण ये बताता है कि पिंड आवेशित है या नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी आवेश का संरक्षण हम कैसे करेंगे। आवेश का संरक्षण से तात्पर्य है कि आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। मतलब हम आवेश की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित तो कर सकते हैं
और ना तो हम उसे उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं। आइए जानते हैं, कांच की छड़ को रेशम के साथ रगड़ने की क्रियाकलाप पर गौर करते हैं। रगड़ने से पहले कांच की छड़ और रेशम दोनों अनावेशित या उदासीन थे, जिन पर कोई चार्ज नहीं होता। वो क्या कहलाते हैं? उदासीन या न्यूट्रल कहलाते हैं। तो वो दोनों पहले कैसे थे? न्यूट्रल थे, उन पे कोई चार्ज नहीं था, अर्थात उन पर कुल आवेश कितना था? शून्य था, क्योंकि जब कोई चार्ज ही नहीं है, उदासीन है, तो इसका मतलब क्या होगा? उन पे कोई आवेश ही नहीं है, तो वो शून्य है। रगड़ने के बाद कांच की छड़ और रेशम के टुकड़ों पर धनावेश और ऋणावेश समान मात्रा में आ जाता है। जब हमने उस पर घर्षण अप्लाई किया तो उसके बाद में उस पर धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों आ जाते हैं, और बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे को पूर्णतः उदासीन बना देते हैं। अच्छा, इससे ये बात भी निकलती है कि अगर दोनों पर बराबर का आवेश है, यानी जितना पॉजिटिव आवेश है उतना ही नेगेटिव आवेश है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? न्यूट्रल कर देंगे, यानी टोटल कितना हो जाएगा? शून्य आवेश हो जाएगा। इस प्रकार आवेश का कुल योग कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अतः आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है। आइए पढ़ते हैं वायुमंडलीय विद्युत। वायुमंडलीय विद्युत क्या होती है? सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये प्रमाणित किया था कि झंझावात, जिसे थंडर स्टॉर्म कहते हैं, के दौरान मेघ द्वारा आवेश उत्पन्न हुआ। उन्होंने दिखाया कि आकाश में चमकने वाली बिजली बादलों के बीच आवेश का बहुत तेज प्रवाह है। इस उद्देश्य से उन्होंने झंझावात यानी थंडर स्टॉर्म के समय आकाश में रेशम की एक पतंग उड़ाई, जिसके साथ धागे के दूसरे सिरे पर धातु की एक कुंजी बांध दी। जैसे ही उन्होंने धातु की कुंजी को स्पर्श किया, उन्हें एक झटका लगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बादलों से आवेश नम धागे से होकर कुंजी तक प्रवाहित होने लगा। जब धातु की कुंजी को स्पर्श किया गया तो भारी आवेश बेंजामिन के शरीर से होकर भूमि में प्रवाहित होने लगा, जिससे उन्हें जोर का झटका लगा। यानी आवेश क्या था? अब बादलों से जो आवेश आया था, अब वो कुंजी के थ्रू बेंजामिन के हाथों में आके लग गया। अब क्योंकि वो जमीन पे खड़े थे, अब जमीन यानी हमारी अर्थ क्या होती है? ये तो बहुत ही अच्छा उदाहरण है कंडक्टर का। तो अब जमीन तो कंडक्टर थी, कंडक्टर मतलब जिससे बिजली आसानी से जा सके, तो बस उनको जोर से झटका लगा और बिजली का पथ था वो जमीन तक होता चला गया। इससे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि बादलों में विद्युत आवेश होता है, और ये प्रैक्टिकल उन्होंने करके देखा। बच्चों, ये प्रैक्टिकल आपको नहीं करना है। तो बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।